आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम का प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, फिर आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुँचते हैं। तो मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका होता है निबंध का, मैं ऐसी की बात कर रहा हूँ। और 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का टाइम मिल जाता है इसके लिए। और देखिए मेरिट बेस्ड पेपर है निबंध आपका, और इसे आप लोग सीरियस लिया करिएगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिसके आधार पर आप लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, जो पद मिलते हैं, इसमें आपके निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। और आप सभी को पहले भी बोला हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, निबंध के लिए अलग से कोई सिलेबस नहीं है। आप लोग जीके जीएस पढ़ते हैं ना, एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ते रहते हैं ना, यहीं से आपका इसका स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है। बस आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, प्रैक्टिस करनी है, निबंध लिखने की कला आप लोगों को सीखनी है। और आपके सामने एक कॉपी आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये है अनिरुद्ध कुमार की, 2017 के सिलेक्टेड हैं, 146 भी रैंक आई थी इनकी, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और जो लोग आप देखें निबंध को गंभीरता से लिखते हैं, उनके 160 165 नंबर तक आ जाते हैं। और जो लोग सोचते हैं ठीक है निबंध तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, लिख देंगे, उनके 35 नंबर 30 नंबर आते हैं, 40 नंबर आते हैं। और आप सभी जानते हैं कि एक एक नंबर पर आपकी रैंक बढ़ सकती है और घट सकती है, तो ये भी याद रखिएगा। और आपको 2 निबंध लिखने होते हैं 1000 से 1200 शब्दों में, ये आप लोग याद रखिए। निबंध केवल आपकी तथ्यात्मक ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह आपकी रचनात्मक आविष्कारशील भावना और विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता की परीक्षा है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये आप देखेंगे, ये जो निर्देश दिए रहते हैं इन्हें जरूर आप लोग पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, पढ़ लिए होगे आप लोग। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है तथा इसका माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिया जाएगा। अब आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी में लिखेंगे, प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। अगर आप लोग कोई निबंध लिख रहे हैं तो 1000 से 1200 शब्द में होना चाहिए। थोड़े बहुत अगर आप दिखते हैं कि 1250 हो जाते हैं, या आप देखिए 950 शब्द होते हैं, तब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए अगर 600 शब्द लिख रहे हैं, या फिर आप लोग 1500 शब्द लिख दे रहे हैं, 1600 शब्द लिख दे रहे हैं, तब परेशानी आपको होगी। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णता काट दिया करिएगा, ठीक है। चलिए अब हमारे सामने पहला ए सेक्शन रहेगा, इसमें आपको 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे। क्या 4 टॉपिक आपके सामने रहेंगे इसके। देखिए खंड ए और खंड बी में से प्रत्येक में एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए, और जो प्रत्येक लगभग 1000 से 12 शब्दों में होंगे, यानी कि 2 निबंध लिखना है, 125-25 नंबर के आपके दोनों होंगे। अब खंड ए हो गया, सेक्शन ए, इसमें आप देखते हैं कि आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं। इन 4 टॉपिक को आपको बड़े ध्यानपूर्वक देखना है, पढ़ना है, समझना है। उसके बाद उस टॉपिक को आपको चुनना है जिस पर आप 1000 से 1200 शब्द लिख सकते हैं। और आप लोग जो टॉपिक लिख रहे हैं ना, जो टॉपिक आप लोग चुन रहे हैं, उसी के आसपास लिखा करिएगा, भटका मत करिएगा। निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखना है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और देखिए विषय की आप लोग शुरुआत निबंध की कैसे कर सकते हैं, किसी कोट से कर सकते हैं, किसी उदाहरण से कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप देखिए इसमें आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए। समन्वित प्रयत्नों से हम देश को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष नई आपदाओं को उजागर करेगा। दूसरा टॉपिक है आपके सामने कि कम नगद तथा नगद रहित अर्थव्यवस्था। तीसरा है यदि आप 1 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो बीज बोएं, यदि आप 5 वर्षीय समाधान चाहते हैं तो वृक्ष लगाएं, लेकिन यदि आप पीढ़ी के समाधान चाहते हैं तो नारी को शिक्षा प्रदान करें। और ये आप सभी जानते हैं, सुनते भी होंगे कि अगर एक महिला पढ़ लिख जाती है तो पूरा परिवार पढ़ लिख जाता है। और देखिए चौथा टॉपिक है विज्ञान की सीमाएं जहां समाप्त होती हैं, अध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है। तो इन्होंने आप देखते हैं कि कौन सा पहला टॉपिक इन्होंने चुनाव किया हुआ है। समन्वित प्रयत्नों से हम देश की को नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं, जबकि एकता का अभाव हमारे समक्ष कई आपदाओं को उजागर करेगा। और जो शब्द रहते हैं वो उनमें एक तरह से करेक्ट लिखा करिएगा, गलतियां मत किया करिएगा, अशुद्धियां मत किया करिएगा। भारत विविधताओं से भरा देश है, यहाँ जाति धर्म भाषा संस्कृति आदि के स्तर पर इतनी विविधताएं हैं जो भारत को एक देश के रूप में नहीं, देशों के देश के रूप में स्थापित करती है। और आप लोग पूछते रहते हैं भैया वो जो भाषा है या जो राइटिंग है वो मायने रखती है, तो बिल्कुल रखती है मायने। अब आप सोचिए इस तरह की लिखावट है आपकी कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा आपके अंदर। उसमें आप देखते हैं कि पढ़ेगा निबंध तब तो मालूम चलेगा कि उस निबंध में क्वालिटी क्या थी। वो तो पहले तो आप देखते हैं कि आपकी राइटिंग देखेगा, तो इतनी तो अच्छी होनी चाहिए कि कम से कम सामने वाला आसानी से पढ़ पाए। आज़ादी के बाद भारत गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा जैसे मूलभूत चुनौतियों का सामना कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रवाद की आग में भी जल रहा था। और बस
और इसी समय आप देखते हैं, क्योंकि 1947 में हम लोग आज़ाद हुए थे ना, क्या नहीं हुए थे, आज़ाद हुए थे हम लोग, आप सभी को पता है। तो आप देखिए इसी इसी अमेरिकी मैगजीन अटलांटिस में एक लेख छपा था, जिसमें बताया गया कि भारत में इतनी समस्याएं हैं कि भारत एक लोकतंत्र के रूप में स्थापित नहीं हो सकता है। यहाँ लोकतंत्र को बनाए रखना संभव नहीं है। इतनी विविधताओं को बनाए रखने के लिए भारत में लोकतंत्र की जगह तानाशाही शासन उपयुक्त होता है। और आप देखते हैं एक तथ्य, एक तब का भारत था और एक अब का भारत है। भारत ने न केवल अपने लोकतंत्र को ही बनाया नहीं रखा, बल्कि आप देखते हैं विविधताओं के संरक्षित रखने का उसका पोषण भी किया। हमने सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। शिक्षा का जो स्तर 1950 के दशक में 18% था, जो उसे 74% तक लेकर आए। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई तरह की बीमारियों का बोलबाला था, और जिसके कारण जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष की थी, उसे बढ़ाकर हमने 67.6 वर्ष कर दिया है। यह हमारी अथक मेहनत बार राष्ट्र निर्माण के संकल्प का ही परिणाम था। परिचय भाग को और प्रभावशाली बनाए, और यहाँ आप देखिए टॉपिक को और संबंधित सामान्य जानकारी प्रस्तुत करें, ये इन्हें सुझाव दिया जा रहा है। जब आप लोग कहता हूँ ना कि निबंध लिखा करिएगा, फिर कॉपी आप लोग चेक कराया करिएगा, जो कमियां रहती हैं उसके बारे में सुझाव दिया जाता है कि भैया ये और सुधार कर लीजिए, और अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में शुमार है। हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले एक दशक से हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% से ऊपर रही है। गरीबी के स्तर को 1950 के 70% के आंकड़े से 2011-12 के, ये आप देखेंगे, ये आंकड़े भी आप लोग लिखा करिएगा, 2011-12 के 22.9% तेंदुलकर कमेटी की अनुशंसाओं के अनुरूप लेकर, देख रहे हैं आप लोग, कमेटी जो है उसने जो आंकड़े दिए थे उसका उल्लेख कर दिया गया। रणनीतिक क्षेत्रों में भी लोकतंत्र को लगातार मजबूती मिली है। जनता के अधिकारों को संरक्षित व पोषित किया गया है। सत्ता के विकेंद्रीकरण को तेज किया गया और प्रशासन की दक्षता व प्रभाविता में भी सुधार हुआ है। परंतु उपयुक्त सफलताओं के बाद भी आज भी भारत के समक्ष कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं। अब हमने उपलब्धियां बता दी, अभी समस्याएं ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरह से खत्म हो गई, तो उन समस्याओं के बारे में आपको बता देना है। समझ रहे हैं आप लोग? तो खासकर सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं में अर्थव्यवस्था की गति पर भी लगाम लगाया है। आज भारतीय समाज की विविधता ही भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। समाज में जाति विभाजन हो तो पूर्व में ही रहा, परंतु वर्तमान में इसकी तीव्रता बढ़ी है। आज आप देखिए जातियों के बीच संघर्ष बढ़े हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि आज लोकतांत्रिक विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनकर निम्न जातियों यहाँ जहाँ सत्ता के विभिन्न पक्षों व स्तरों पर अपने को कथित कर रही हैं, और आप देखिए काबिज कर रही हुई उच्च जातियां अपने सत्ता के बंटवारे को लेकर तनाव महसूस कर रही हैं। इसी के साथ ही निम्न जातियों का पिछड़ापन भी उन्हें सरकार व प्रशासन की प्रवृत्ति आंदोलित होने के बाध्य कर रहा है। और अभी आप देखते हैं, अब यही कारण है कि जातीय संघर्ष नक्सलवाद आदि तेजी से बढ़े हैं। बिहार में रणवीर सेना, ये आप देखते हैं संयुक्त कम्युनिस्ट सेंटर के बीच खूनी संघर्ष कौन भुला सकता है। ये देख रहे हैं, समस्या बताई जा रही है भैया, कौन भुला सकता है। इसमें आप देखते हैं कि केवल जाति ही नहीं, धर्म भी आज भारतीय समाज की समस्त चुनौती बना हुआ है, और खासकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच व्याप्त ऐतिहासिक अविश्वास गुजरात दंगों, मुजफ्फर दंगों आदि के रूप में परिणत होता दिखा रहा है, और इसमें समाज में विभाजन की खाई को गहरा किया है। प्रसिद्ध विद्वान सालिग हैरिसन मानते हैं कि भारत के राष्ट्र के रूप में विकसित होने में जाति व धर्म, आप देखिए, सबसे बड़ी बाधा है जिन्हें तोड़ना कठिन है। जाति व धर्म की तरह भावी विवाद भी ऐसा मुद्दा है, और जिसमें आप देखते हैं कि लगभग एक शताब्दी से भारत को भयभीत करके रखा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद से ही आप देखते हैं कि भाषा को लेकर कई आंदोलन हुए, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने व हिंदी थोपे जाने का विरोध जनमत को उग्र विरोध प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया है। और अक्सर आप देखते हैं कि दक्षिण भारत के राज्य विरोध करते रहते हैं ना, संभावित प्रयासों के लिए और राजनीतिक एवं विकेंद्रीकरण, समावेशी विकास इत्यादि की चर्चा करें, सुझाव दिया जा रहा है। आज भी भाषा एक अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दा है। हाल ही में आप देखिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंगला भाषा को प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अनिवार्य बनाए जाने को तीव्र विरोध प्रदर्शन हुए, और जिससे जान माल की व्यापक, आप देखते हैं कि क्या हुई, क्षति हुई। इसमें ये आप देखेंगे, और इन सभी निजातीय
तथ्यों में व्याप्त विविधता ने भारतीय समाज में संघर्ष को तेज किया है। आज जहां मानव ये आप देखिए समान सिविल संहिता यूसीसी की मांग को लेकर बहुसंख्यक समुदाय में आक्रोश है, तो वहीं अल्पसंख्यक समुदाय में भय की स्थिति है। कहीं इसमें उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं छीन जाएगी। और इस तरह पिछले कुछ समय से आप देखते हैं कि एक प्रमुख विषय बना हुआ है गौरक्षा के नाम पर। आप देखते हैं कि एक तरह से समूह द्वारा होने वाली हिंसा को अभी किसी भी रूप में सही नहीं ठहराया जा सकता है। विभिन्न आप देखिए समस्याओं को सुलझाने के लिए समन्वित प्रयास की आवश्यकता को लिखे यहाँ। इसी तरह कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 को खत्म किए जाने की मांग में भी तेजी से जन समर्थन मिला है। ये उस समय निबंध लिखा है इन्होंने, ठीक है। अब तो 370 हट चुका है ना। कई लोग जो वास्तव में अनुच्छेद 370 की महत्ता नहीं जानते हैं, वो भी आप देखते हैं कि इसके संदर्भ में हाँ मिलाते हैं। इस तरह के मसलों या फिर जनमत का उग्र होना और तार्किक होकर पर्याप्त विचार विमर्श का साथ निर्णय लेना भी कश्मीरियों के मन में भारत के लिए प्रति विलगाव ये बढ़ा रहा है। केवल कश्मीर में ही नहीं, देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र आप देखते हैं भी अपने को भारत का अंग नहीं समझता है। इसका मुख्य कारण इनका पिछड़ापन, उनके साथ होने वाले भेदभाव है। आज भी उस उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों नेपाली पहाड़ी ये आप देखिए आदि नामों में पुकारा जाता है, जो उन्हें शेष भारत के प्रति झोंक पैदा करता है एक तरह से। और ये आप देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय महालनोबिस मॉडल पेश किया गया था, और जिसमें यह संकल्प व्यक्त की गई थी कि समय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर बने पहचान विलुप्त होते जाएंगे, विकास धर्मनिरपेक्ष गति से आगे बढ़ेगी। परंतु ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है, और शायद हम उस राष्ट्र की कल्पना से दूर जा रहे हैं जिसका स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। आज जरूरत है कि भारत अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में विविधता को प्रोत्साहित व आप देखते हैं कि संरक्षित करें। एक तरह से इनके निबंध को देखकर आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। आप शुरुआत करिए, गलतियां आपसे भी होंगी, आप सुधार करेंगे, एक दिन अच्छा निबंध लिखना शुरू कर देंगे आप। जाति विशिष्ट समाज को किसी भी स्थिति में आदर्श समाज नहीं माना जा सकता है, और यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में समानता का लक्ष्य रखा था और आरक्षण के संदर्भ में सकारात्मक भेदभाव की नीति अपनाई। आज भी सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से बाकी की स्थिति में सुधार में प्रयास कर रही है। आज भी आप देखिए रोजगार ढूंढने वाले न बनकर ये बल्कि रोजगार पैदा करने वाले बने। इसके लिए दलित कैपिटलिज्म को प्रोत्साहित कर इसमें उद्यमिता का विकास किया जा रहा है, और इसी तरह विकास की धारा में पिछड़े बन रहे जनजातीय समुदाय को भी मुख्य धारा में लाना होगा। उनके जड़ जंगल जमीन पर उनके अधिकारों को मान्यता देनी होगी, उनकी सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करना होगा। ये आप देखिए ऐसा नहीं है सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका उल्लेख कर देना है आपको, और फिर अपने तरफ से जो सुझाव है उसके बारे में भी आपको बताना है कि ये करना बाकी, ये भी किया जा सकता है। और ऊपर हम ऐसा कर पाते हैं, अगर ऐसा कर पाते हैं तो गरीबी, भुखमरी, नक्सलवाद, जातीय संघर्ष जैसे संकट प्रभावहीन हो जाएंगे। आज जरूरत है कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जगह समावेशी राष्ट्रवाद की संकल्पना को बल प्रदान करें। ऐसी राष्ट्रवादी भावना जिसमें समाज के सभी समूहों वर्गों की भागीदारी हो। नाजीवाद, बसभासीवाद भी राष्ट्रवाद के ही रूप थे, पर घिनौने स्वरूप थे। वहीं गांधी व नेहरू का राष्ट्रवाद वास्तविक राष्ट्रवाद था, समावेशी राष्ट्रवाद। ये आप देखिए राष्ट्रवाद था क्योंकि ब्रिटिश शासन से देश को मुक्त करने का काम किसी एक समूह या एक जाति या किसी भी एक धर्म से नहीं, वरन सभी समूहों, सभी जातियों व सभी धर्मों ने मिलकर किया था। आज भी हमारे समक्ष ब्रिटिश शासन की तरह गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, नक्सलवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद से क्षेत्रवाद आदि विघटनकारी प्रवृत्तियां विद्यमान है, और जिनमें भारत पिछले 70 वर्षों से आज़ाद होने का प्रयास कर रहा है। परंतु ये प्रयास तब तक पूरे नहीं हो पाएंगे जब तक कि हम अपने को एक विशिष्ट जाति या फिर विशिष्ट धर्म या विशिष्ट भाषाई समूह के सदस्य मानते रहेंगे। इस समन्वित प्रयासों से सफलता के ये आप देखिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। ये सुझाव दिया जा रहा है हमें इन संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठकर राष्ट्र के नागरिक के रूप में अपने को पहचानना होगा। इस समय मुझे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता वेयर ही माइंड, ये आप देखते हैं, इज विथआउट फॉर ये फियर, एक की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। और जहां दिमाग पर खौफ का साया ना हो वहां आप देखते हैं कि देखिए एक तरह से मैंने कहा ना आप लोगों से कि किसी पंक्ति का उल्लेख कर दिया करिएगा, और जिसके द्वारा वो पंक्ति कही गई है वो लिख दिया। शब्द सीमा को पूरा करने का प्रयास करें। देखिए यह उद्धरण प्रश्न की मांग के बहुत संगत नहीं है,
और एक तरह से आपको जो लिख रहे हैं, जो आप लाइनें लिख रहे हैं, वो उस टॉपिक से, जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। अब आप देखिए 125 नंबर में से इन्हें 32 नंबर दिए गए हैं। कितने? 32 नंबर दिए गए हैं। 125 नंबर का था ना ये। और मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसमें कोई दोहराए नहीं होना चाहिए आपको। बस उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना होगा। ये आप देखें दूसरा टॉपिक, ये आप देखिए पेज जो खाली रहता है ना उसे काट दिया करिए, कहता हूं ना उसी की बात हो रही है। अब सेक्शन बी आ जाता है, इसमें भी आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं सेक्शन बी में। और एक राष्ट्र एक निर्वाचन, आजकल आप देखिए वन नेशन वन इलेक्शन की खूब चर्चाएं हो रही हैं। भारत में डिजिटल अंतराल, ग्राम रूपांतर में अवरोध, कायांतित भारत, नवीन भारत, निष्ठावान पड़ोसी, दूरस्थ रिश्तेदार से उत्कृष्ट है। एक राष्ट्र एक निर्वाचन के बारे में आप कितना अच्छा पॉइंट लिख सकते हैं अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आखिर ये होता क्या है, इसके आप देखिए फायदे क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या, चिंताएं क्या है इससे, फिर जो समितियां बनाई गई उनके उल्लेख कर देना। आपको एक निबंध अच्छा लिख सकते हैं, बस थोड़ा आपको ध्यान देना है। एक राष्ट्र एक निर्वाचन आप देखते हैं कि इन्होंने चुना है। तो निर्वाचन आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधारभूत स्तंभ माना जाता है। निर्वाचन हो तो मतदाता द्वारा क्रांति की संता की जाती है। कहा जाता है कि एक सफल चुनाव किसी भी लोकतंत्र को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया की विफलता राष्ट्र को पतन के गर्त में धकेल सकती है। ये मॉलकम का कथन है। भारतीय लोकतंत्र में एक साथ संसद तथा राज्यों के विधायी सभा चुनाव की पृष्ठभूमि लिखें। वैसे तो भारत में चुनाव प्रक्रिया काफी सफल रही है तथा समय समय पर इसमें सुधार होते रहे, परंतु पिछले कुछ समय से एक सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है, वह है सांसदों, लोकसभा, सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने को लेकर। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, 1952 से 1967 तक एक साथ ही चुनाव होते थे। फिर आप देखिए कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई, फिर लोकसभा के चुनाव समय से पहले करवा दिए गए, इसलिए एक क्रम बदल गया था। इस मुद्दे पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भूतपूर्व राष्ट्रपति ने काफी बल दिया है। अतः ऐसे में यह विश्लेषण करना जरूरी हो गया कि एक निर्वाचन की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, क्या इसे लागू करना आसान होगा, किन किन चुनौतियों का इसे सामना करना पड़ेगा। एक तरह से यह आप देखिए सामना करना पड़ेगा, और साथ ही क्या यही सुधार निर्वाचन प्रक्रिया में समस्याओं व राजनीति की समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त है, या कुछ अन्य उपाय करने होंगे। इन्हीं मुद्दों पर लेख में विचार विमर्श किया जाएगा। सर्वप्रथम यह बता दें कि एक निर्वाचन एक सिद्धांत कोई नया नहीं है। देखिए बताया जा रहा है ना, भारत के अलावा भी कई देशों में इसका प्रचलन है। भारत में विधि आयोग ने भी तर्क कई बार आप देखते हैं इस मुद्दे पर विचार किया, और संसद की कई समितियों ने भी इस संबंध में अनुशंसा दी है। और आप देखिए वास्तव में भारत जैसे देश जहां इतनी बड़ी संख्या 1.3 अरब रहती है, अब तो आप देखते हैं बढ़ गई है, उसमें में से भी लगभग 1/4 के ज़्यादा निरक्षर हैं। साथ ही समाज में उच्च नीच का भेदभाव इतना गहरा है कि एक सफल चुनाव संभव कराना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। सामान्यतः किसी लोकतंत्र में सरकार की अवधि 5 साल की होती है, परंतु पाया गया है कि सरकारें औसतन 4 साल ही काम करती हैं, क्योंकि चुनावी साल में सामान्यतः सरकारें सभी काम का ठप कर रहते हैं। सरकारी तंत्र चुनावी प्रसार की व्यवस्था व चुनाव को सफल क्रियान्वित कराने की व्यवस्था में लगा रहता है। चुनाव के पूर्व चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य या देश में लोकसभा चुनाव के समय मॉडल कोड कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाता है। यह एमसीसी, ये आप देखिए मॉडल चुनाव आचार संहिता की बात हो रही है। चुनाव के परिणाम, ये आप देखिए परिणाम की घोषणा तक लागू रहता है। और हमारे देश में आप देखिए कहीं ना कहीं साल में चुनाव होता ही रहता है, और इस दौरान सरकार कोई नए विकास के कार्य शुरू नहीं कर सकती है। साथ ही पुराने कार्य भी प्रमाणिक मशीनरी के चुनाव में व्यस्त रहने से ठप पड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो चुनाव के समय एमसीसी की अवधि 2.5 से 3 माह तक की होती है। चुनाव आचार संहिता की बात हो रही, इतने बड़े समय में जनता को सेवाओं के महरूम रवाना किसी भी स्थिति के उचित नहीं रहता है। और निरंतर चुनाव के फलस्वरूप विकास कार्यों को होने वाले नुकसान का उल्लेख समान तथा राष्ट्र को होने वाली अन्य परेशानियों का भी उल्लेख कर दीजिए। और ये आप देखते हैं कि ये भी पाया गया कि चुनावी साल में सरकार चुनाव प्रचार कार्यक्रमों के व्यस्त होने के कारण सरकार, ये आप देखते हैं, पर चली जाती है, और प्रशासन नौकरशाही फर जाता है एक तरह से आप देखें। और यह लोकतंत्र भावना के विरुद्ध है, क्योंकि राज्य का शासन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जानी चाहिए, ना कि सरकार द्वारा नियुक्त नौकरशाह से। इसके साथ ही चुनाव के अलग अलग होने पर धन का खर्च भी ज़्यादा होता है। साथ ही वो
ये बोगस वोटिंग की समस्या भी उभरती है, क्योंकि एक वोटर अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव में नकली पहचान पत्र से वोट करने में सफल हो जाते हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए घातक है। अतः इन्हीं चुनौतियों के संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन के सिद्धांत दिया जाता है। और अब देखते हैं कि एक ही साथ आप देखेंगे कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं को चुनाव कराने की अनुशंसा की जाती है। और इससे लगातार चलने वाले चुनावों से होने वाले विकास प्रक्रिया की बाधा भी घटेगी और साथ ही प्रशासन की चुनावी व्यवस्था से जल्द मुक्त होकर स्थिति के संचालन में योगदान कर पाएगा। इसके साथ ही आप देखते हैं कि वोटर टर्नआउट भी बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं को भी कम किया जा सकेगा। इस साथ होने वाले चुनावों में धन बल का प्रयोग भी घटने की संभावना है। अब देखिए, अभी क्या रहता है, बार बार वोट डालने जाना होता है तो हम लोग सोचते हैं कि रहने दीजिए ना, हमारे वोट से क्या हो जाता है। अब फिर 5 साल में एक बार वोट डालना होगा तो हम लोग सोचेंगे चलिए एक ही बार तो वोट डालना है तो चलते हैं ना। परंतु एक निर्वाचन उपयुक्त लाभों के साथ कई चुनौतियां भी भरा है। सबसे प्रमुख मुद्दा यह है कि क्या इस प्रक्रिया द्वारा बनी हुई सरकार अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा करने में सक्षम होगी। अगर बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को भंग कर दिया जाता है तो फिर क्या चुनाव के अगले आने वाले चुनाव साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक सरकार का संचालन कौन करेगा। साथ ही राज्यपाल सरकार को पहले ही समर्थन से पूर्व लोकसभा विधानसभा को भंग कर दे तो सरकार का संचालन कैसे होगा। अब जो समितियां बनाई जाती हैं वो इसका सुझाव भी देती हैं। और इस तरह आप देखते हैं कि इस व्यवस्था पूरी संसदीय प्रणाली में ही व्यापक बदलाव करने होंगे। साथ ही यह व्यवहारिक रूप से भी सफल होने की संभावनाओं को आप देखते हैं कि खारिज करता है। भारत जैसे विशाल देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए बड़ी मात्रा में प्रशासनिक व सुरक्षा मशीनरी की जरूरत होती है और जो न तो उपलब्ध हो पाएगी और ना ही चुनाव आयोग ऐसा प्रबंधन कर पाएगा। एस कुरैशी के कथन के लगातार चुनाव के कारण निचले स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। ये समीक्षा करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। अगर किसी तरह प्रशासनिक व सुरक्षा मशीनरी का काम कर दिया गया तो देश की आंतरिक व सुरक्षा के लिए इस समय गंभीर चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। अलगाववादी तथ्य का स्थिति का लाभ उठाने पर पूरा प्रयास करेंगे। अगर इसकी व्यवहारिकता पर कोर विश्लेषण करें तो पाते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ही चुनाव कराने में 8 से 9 चरणों में चुनाव संपन्न कराने पड़ते हैं। तो फिर भारत में 29 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, अब तो 28-8 हो गए। आप देखें, समझ रहे हैं आप लोग, 9 केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। तो ये बढ़ते रहते हैं ना, घटते रहते हैं ना, तो 8 हो गए, अब तो 28-8, ठीक है। केंद्र शासित राज्य में जिनमें विधानसभाएं हैं दिल्ली व पौंडीचेरी, उनमें एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। और इसके अलावा हमें अपने नागरिकों के शैक्षणिक स्तर को भी देखना होगा, क्योंकि हर डर है भी माना जाता है कि साथ चुनाव कराने से स्थानीय व राष्ट्रीय मुद्दे आपस में मिश्रित हो जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए अलग मुद्दे होते हैं। और यही तो क्षेत्रीय पार्टियां चिंता जताती हैं कि भैया वो राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे तो राष्ट्रीय पार्टियों को क्या रहेगा, फायदा रहेगा, और क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे। और आप देखिए, जब राष्ट्रीय चुनाव लोकसभा का होता है तो मुद्दे बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता दल को 40 में से 38 सीटें मिली थीं और 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में इसे बहुत कम समर्थन मिला था। और ये आप देखते हैं कि क्योंकि इस वर्ष विधानसभा चुनाव में मुद्दा राष्ट्रीय ना होकर क्षेत्रीय, अतः पर्याप्त जन समर्थन नहीं मिला। और ये आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश के बारे में, लोकसभा में एक तरफा बीजेपी को 2018 में जीत मिली थी और वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई थी। फिर वो अलग बात है कि फिर बाद में गिर गई थी। अतः एक साथ चुनाव कराने का क्या जनता इतनी जागरूक है, जनता का मानसिक स्तर क्या है, और यह क्षेत्रीय व स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दों से अलग कर देख सके। कुल मिलाकर एक निर्वाचन की व्यवहारिकता काफ़ी जटिल है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने अभी तक इस मांग का समर्थन नहीं किया। हाँ, इस दिशा में कुछ और सुधार किए जा सकते हैं, जैसे जिन बाकियों में चुनाव 6 महीनों के संचालन पर होने हों उसके साथ चुनाव कराए जाए। इस तरह जिन राज्यों के चुनाव लोकसभा के चुनावी साल में पड़ रहे हैं उनका लोकसभा के साथ ही जोड़कर चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि आप देखते हैं कि ऐसा प्रयोग चुनाव आयोग की किया है 2014 की लोकसभा समय इसका सफल परिणाम किया है और इसके बाद भी राज्यों के चुनाव करके कराए जा रहे हैं। या आप देखिए, बेहतर चुनावी क्रियान्वयन के लिए अन्य चुनावी सुधारों का भी उल्लेख करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। अतः एक राष्ट्र एक निर्वाचन की दिशा में अभी पर्याप्त विचार विमर्श की जरूरत है। विशेषज्ञों की राय भी जाननी होगी, साथ ही आम जनता और चुनाव आयोग का भी विश्वास हासिल करना होगा।
और वेंकट चेलेरिया की अध्यक्षता में संविधान की समीक्षा पर गठित संविधान समीक्षा आयोग ने भी माना, क्या माना, ये माना कि चुनाव व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन लाने की जगह हमें वर्तमान व्यवस्था को ही अधिक मजबूत बनाना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग को अधिक शक्ति देनी होगी ताकि वह स्वतंत्र निष्पक्ष होकर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा सके। आज जरूरत है चुनावी व्यवस्था को शुचिता को पुनर्गठित किया जाए। चुनाव के दौरान राजनीति में बढ़ रहे पूंजीपति व अपराधी तत्वों के ऊपर लगाम लगानी होगी। राजनीतिक दलों में व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद आदि पर लगाते हुए आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना होगा। तभी हम शासन से कह पाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हम बोले हैं। इसकी आप देखते हैं कि क्या यह गुलिस्तान हमारा, ये आप देखिए 125 नंबर में से इन्हें कितने 55 नंबर दिए गए हैं, कितने 55 नंबर दिए गए हैं। इस तरह से अगर टोटल आप नंबर देखें 250 नंबर में से इन्हें कितने नंबर मिले हैं, 87 नंबर मिले हैं। 100 कितने 250 नंबर में से 87 नंबर दिए गए हैं। आप लोग बताइए, आप कुछ सुझाव दीजिए, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोगों को जरूर देना चाहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।